आज के इस सेशन में हम 3 मुद्दों पर बात करने वाले हैं। पहला, ये जो एनसीईआरटी है उसमें थर्मोडायनेमिक्स हमने पूरा पढ़ तो लिया, लेकिन उसके अंदर एक ये ग्रीन कलर का बॉक्स बना हुआ है जो बड़ा अटपटा लग रहा है देखने में। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, एक तो इसकी चर्चा करेंगे, बहुत ज़रूरी है। दूसरी चर्चा हम जो यहाँ पर करेंगे वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का वर्क निकालेंगे। हालांकि फिजिक्स में निकाला जाता है, लेकिन फिजिक्स के अंदर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का कॉन्सेप्ट वो लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, तो हम लोग उसको केमिस्ट्री में कैसे यूज़ करेंगे उसको देखेंगे। और तीसरा देखेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। हम लोग केमिस्ट्री के अंदर मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर या मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो यूज़ करते हैं, सीवीएम या सीपीएम, लेकिन सिर्फ मोलर हीट कैपेसिटी इसको कैसे देखते हैं और इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसका क्या फॉर्मूला है, इस पर क्या क्या क्वेश्चन PYQs में है, उन सबको देखने वाले हैं। बिना 1 मिनट भी खराब किए सीधा शुरू करते हैं। आपको एक चीज़ दिखाते हैं, देखिए वीडियो की लेंथ ज़्यादा न रहे, सेशन छोटा रहे, इसलिए कुछ काम यहाँ पर पहले से करके रखा हुआ है। आप पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखिए, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री के हिसाब से du बराबर dq प्लस w लिखा जाता है। फिजिक्स के हिसाब से आपको मालूम है dq बराबर du प्लस w लिखते हैं, लेकिन केमिस्ट्री के हिसाब से तो ऐसे लिखा जाता है। अब मैं इस पूरे को t से डिवाइड कर देता हूँ, dt से, तो चेंज इन टेम्परेचर से डिवाइड कर दिया, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं CVM, तो ये लिख दिया हमने CVM। चेंज इन हीट अपॉन चेंज इन टेम्परेचर को हम लोग लिख रहे हैं मोलर हीट कैपेसिटी, चूँकि ये हीट डिफाइंड नहीं है कि कांस्टेंट प्रेशर पे है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कांस्टेंट प्रेशर पर होती QP होता तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता CPM, अगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर होती मैं लिख देता इसको CVM, लेकिन यहाँ पर सिर्फ DQ लिखा है तो हम इसे लिखेंगे CM। अब वर्क का फॉर्मूला आप सबको पता है, माइनस के P एक्सटर्नल DV। ये जो यहाँ पर P आप देख रहे हैं, ये जो P आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज P एक्सटर्नल DV। बस कुछ नहीं किया हम लोगों ने, इसको रखने के बाद इसको उधर ले गए, इसको उधर ले जाएंगे तो मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगा CVM प्लस PdV अपॉन dt। इस पर बड़े खूबसूरत क्वेश्चंस PYQs में आए हुए हैं। आइए एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या क्या लोगों ने पूछे हुए हैं। एक क्वेश्चन मैंने यहीं पर सजा करके रखा हुआ है, ये है 2006 का सवाल। सवाल क्या, ये देख लीजिए। सवाल में बोला जा रहा है मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस फॉर विच द रेशियो ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज 1, यानी कि आपको मोलर हीट कैपेसिटी बतानी है कितनी होगी अगर किसी गैस का प्रेशर और वॉल्यूम का रेशियो 1 हो। तो चलिए आप अगर देखेंगे तो PV बराबर होता है हमारे पास nRT। अगर मेरे पास 1 मोल हो तो मैं सिंपल RT लिख देता हूँ, ठीक है, 1 मोल गैस के लिए। डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ, तो पहले P को छोड़ देते हैं, वॉल्यूम को कर देते हैं, फिर वॉल्यूम को छोड़ देते हैं, P को कर देते हैं, इक्वल टू हो जाएगा R डेल्टा T, ऐसा हो जाएगा। चलिए अब सवाल में बोल रखा है कि प्रेशर और वॉल्यूम का रेशियो 1 हो, इसका मतलब P अपॉन V की वैल्यू 1 हो, यानी कि P बराबर V हो। P बराबर V का मतलब कि P डेल्टा V बोलूँ या V डेल्टा P बोलूँ, बात एक ही आएगी। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये रहा P डेल्टा V, इसकी जगह पर लिख देता हूँ P डेल्टा V इक्वल टू हो जाएगा R डेल्टा T। तो मेरे पास यहाँ से जो डेल्टा T की वैल्यू आ गई, डेल्टा T की वैल्यू आ गई 2P डेल्टा V अपॉन R। ये डेल्टा T की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली, इसको मैं यहाँ डालने वाला हूँ। मोलर हीट कैपेसिटी सवाल में पूछी है जो कि होती है CVM P dV मतलब डेल्टा V और अपॉन डेल्टा T। तो चलिए CM इक्वल टू CVM, कौन सी गैस बोली थी, मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस का होता है 3/2R प्लस P डेल्टा V। तो P डेल्टा V की जगह पर जो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ P डेल्टा V को, और डेल्टा T मैंने भी निकाला था 2P डेल्टा V अपॉन R, तो 2P डेल्टा V अपॉन R, इससे कैंसिल आउट हो गया R/2, 3/2R, तो ये हो गया 4/2R, यानी कि ऑप्शन हो गया A। ये बड़ा साधारण सा सिंपल सा क्वेश्चन है, नीट के अंदर भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जेईई का काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, ज़्यादा कैलकुलेशन उसमें थी नहीं। एक और क्वेश्चन देखते हैं PYQs में, बड़ा सुंदर सवाल है। सवाल ये है कि एक डायटोमिक आइडियल गैस है, इनिशियली 273 केल्विन पर वो थी और उसको 100 कैलोरीज हीट उस गैस ने एब्जॉर्ब करी। तो डायटोमिक गैस का मतलब अगर आप देखेंगे तो उसका CVM बैठेगा 5/2R CVM। अब इधर आ जाइए, उसने 100 कैलोरीज हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब करी है और वर्क किया है उसने 209 जूल का। अब आधा कैलोरीज में आधा जूल में तो ठीक कर लेते हैं, पहले वर्क को देख लेते हैं। तो वर्क हमको दे रखा है यहाँ पर 209 जूल का। आपको मालूम है 1 कैलोरीज में
4.18 जूल होते हैं। तो अगर मैं वर्क को ठीक करूंगा तो वर्क हो जाएगा 209 डिवाइडेड बाय 4.18 जो कि आ जाएगा 50 कैलोरीज। इसका मतलब आप सोचिए सिस्टम को आपने 100 कैलोरीज तो हीट दी थी, 100 कैलोरीज हीट देने के बाद उसने उस 100 कैलोरीज में से 50 कैलोरी का तो काम कर लिया, तो बाकी बची हुई एनर्जी का क्या हुआ होगा? बाकी बची हुई एनर्जी से उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी होगी। 100 दी है आपने और 50 उसने वर्क में खर्च कर ली। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 100 माइनस के 50 इक्वल टू 50 कैलोरीज। अब देखिए डेल्टा यू हम सबको पता है वो होता है एन CVM T2 माइनस के T1, एवरीबडी नोज। पूरे क्वेश्चन में मोल की कहीं बात नहीं की गई है, तो मैं मोल को 1 मोल के हिसाब से इसको एक्सप्रेशन को लिख लेता हूँ। अब ये कितना था यहाँ पर 50 इक्वल टू CVM और ये आ गया मेरे पास डेल्टा टी। तो जब आप डेल्टा टी निकालेंगे तो डेल्टा टी आपके पास हो जाएगा 50/CVM। अब मुझे निकालना क्या है? मेरे को तो निकालना है जी मोलर हीट कैपेसिटी। अभी पीछे दिखाया था, क्या हो जाएगा? चेंज इन हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यही था, ये देख लीजिए, अभी हमने यहाँ पे दिखाया था, इसी की जगह पर रखा था आपने CM। तो चलिए देख लेते हैं, तो यहाँ पर रख देते हैं। तो कितनी हीट सप्लाई हुई है? हीट तो 100 दी थी और डेल्टा टी कितना निकाला आप लोगों ने? डेल्टा टी हमारे पास है, डेल्टा टी है 50/CVM। तो 50/CVM, तो CVM चला गया ऊपर, तो CM निकालना था हमारे पास, तो ये आ गया 2 टाइम्स कट जाएगा, तो ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ CVM आ गया। CVM अगर आप देखेंगे डायटोमिक गैस का तो 5/2R होता है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आ जाएगा 5R, ये चला जाएगा D। अब एक और मज़ेदार चीज़ आप देखिए, वो है वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। वैसे तो फिजिक्स के अंदर यूज़ होता है और वो लोग खूब यूज़ करते हैं, हमने इसको अपनी केमिस्ट्री के हिसाब से मॉडिफाई किया हुआ है। तो मैं आपको सजेशन तो मेरा ये है कि आप लोग इस पूरे वर्क के फॉर्मूले को डायरेक्टली याद रखें। बेहतर होगा मेडिकल के एस्पिरेंट तो सीधा से याद रखें, वो डेरिवेशन के पछड़े में पड़े ही नहीं। बाकी मैं डेरिवेशन आपको दिखाता हूँ ये आया कहाँ से है। जहाँ तक आप देखें एक बार बात को, तो एक्चुअली में एक्सप्रेशन चल रहा होता है हमारे पास PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, और हमें मालूम है कि ये जो गामा होता है, गामा की वैल्यू 1.4, 1.33, 1.6 ये रहती है। मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक गैस के लिए सब रहता है। फिर इस गामा की वैल्यू को आप 0 कर देते हैं या इसको 1 कर देते हैं, तो ये अलग अलग टाइप के आपको प्रोसेस मिलने शुरू हो जाते हैं, आइसोथर्मल, है ना, इस प्रकार के प्रोसेस मिलने शुरू हो जाते हैं। अब अगर गामा की जगह हम यहाँ पर x कर देते हैं या n लिख देते हैं तो ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहलाता है। तो PV की पावर जब हम x लिखते हैं और यहाँ पर कांस्टेंट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। x की वैल्यू गामा से अदर वैल्यूज होती है यहाँ पर, है ना। अब ये PV की पावर x बराबर कांस्टेंट, मैं ये मानते हुए आपको उस डेरिवेशन को आगे लेकर के जा रहा हूँ कि पीछे की बातें आपको सब मालूम है। तो PV की पावर x बराबर कांस्टेंट, कांस्टेंट को मैंने c लिख दिया। आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा P1V1 की पावर x इक्वल टू P2V2 की पावर x बराबर कांस्टेंट। वर्क का फॉर्मूला हम लोग माइनस के P एक्सटर्नल dV लिखते हैं। अब अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो रिवर्सिबल प्रोसेस हमें पता है P एक्सटर्नल बराबर P इंटरनल प्लस माइनस DP, लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस में हम DP की वैल्यू कितनी रखते हैं? 0 रखेंगे तो P एक्सटर्नल P इंटरनल के बराबर आ जाएगा, यानी कि मैं इसकी जगह पर P इंटरनल लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर P इंटरनल छाप दिया था, ठीक है। अब मैं यहाँ पर यूज़ करने जा रहा हूँ, मेरे पास PV की पावर x बराबर कांस्टेंट है, तो मैं गैस का जो प्रेशर है यानी कि इंटरनल प्रेशर P उसे लिख दूंगा C/V की पावर x। इसकी जगह वही करने जा रहा हूँ मैं, C/V की पावर x लिखा है, इसको ऊपर ले गए V की पावर -x, फिर मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने पर ऊपर -x+1 नीचे -x+1 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर दिया इसको 1 - x कर दिया पलट करके, इसको ही पलट करके 1 - x कर दिया, माइनस से इसको कैंसिल आउट करने के लिए इसको वापस x - 1 कर दिया, ये बन गया यहाँ पर। अब लिमिट डालता हूँ यहाँ पर, तो पहले अपर लिमिट डालते हैं फिर लोअर लिमिट, तो V2 - V1 इस फॉर्म में आ गया, C को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बन गया ये। अब जो कांस्टेंट है मैं अपने हिसाब से इसे P1V1 भी लिख सकता हूँ x और P2V2 की पावर x भी लिख सकता हूँ। तो ऑब्वियसली बात है, जब V2 है तो मैंने यहाँ पर P2V2 लिखा, तो मैंने लिखा P2V2 की पावर x, इधर मैंने लिखा P1V1 की पावर x। सिंप्लीफाई कर लिया, ये आ गया। वर्क का ये फॉर्मूला फिजिक्स में खूब यूज़ होता है, ये आ गया। इसको और ठीक कर लीजिए, PV बराबर nRT होता है,
तो 1 और 2 हैं, मोल तो गैस के फिक्स्ड हैं, तो कहाँ पर 1 और 2 लगाएंगे? टेम्परेचर पे लगाएंगे। तो nRT2 nRT1 अपॉन x माइनस 1 ये एक्सप्रेशन बन गया। nR कॉमन ले लिया, बना दिया फॉर्मूला ये डेल्टा टी अपॉन x माइनस 1। छूटते ही आपके मन में सवाल आएगा, सर इसका करना क्या है, कुछ है भी उपयोग कि नहीं है? सवाल देखिए, ध्यान रखना वर्क का फॉर्मूला पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। अब इसके ऊपर सवाल क्या बनता है वो देखते हैं यहाँ पर। तो ये दे रखा है 1 मोल आइडियल गैस है जो रिवर्सिबल चेंज गई और फॉर्मूला उसने फॉलो किया, प्रेशर बराबर ए टी की पावर अल्फा। ए और अल्फा दोनों के दोनों कांस्टेंट है, बता दिया गया है। बोल रहा है अगर टेम्परेचर डेल्टा टी का चेंज आया हो तो बताओ गैस ने कितना वर्क किया। देखो तो हमारे पास P बराबर दे रखा है ए टी की पावर अल्फा। अब मैं क्या काम करता हूं, देखिए यहाँ पर PV बराबर nRT लगा देता हूं। 1 मोल गैस के लिए बोला तो मैंने N1 रख दिया है, तो मैं T की जगह पर PV अपॉन R रखने वाला हूं। आप समझ रहे हैं, T की जगह पर PV अपॉन R, तो रख दिया मैंने PV अपॉन R, इसकी पावर हो गया अल्फा। थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा पर है सिंपल, P की पावर अल्फा, P की पावर अल्फा अपॉन R की पावर अल्फा। इस सबको यहाँ ले आइए, P की पावर 1 माइनस अल्फा हो जाएगा यहाँ पर, 1 माइनस अल्फा, V की पावर अल्फा, इसको यहाँ माइनस अल्फा हो गया V की पावर, ठीक है, और इक्वल टू आ गया हमारे पास A अपॉन R की पावर अल्फा। देखो मैं A अपॉन R की पावर अल्फा को पूरे को कांस्टेंट लिख रहा हूँ, क्योंकि A और अल्फा मुझे कांस्टेंट बता रखा है और R होता है गैस कांस्टेंट, तो वो भी कांस्टेंट रहेगा, तो मैं कांस्टेंट C लिख देता हूँ। इतना फजीते क्यों करवाऊँ अपने, इसको धीरे आते हैं। देखो उसको, देखो क्या हो जाएगा, मेरे पास हो गया P, यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं, P 1 माइनस अल्फा V की पावर माइनस अल्फा इक्वल टू हो गया हमारे पास कांस्टेंट। इसका दोनों तरफ 1 माइनस अल्फा रूट ले लो, जैसे स्क्वायर रूट लेते हो ना, क्यूब रूट लेते हो, ऐसे 1 माइनस अल्फा रूट ले लो, तो क्या हो जाएगा P V की पावर माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इक्वल टू C P V की पावर हो जाएगा अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1, ये माइनस नीचे ठीक करने के लिए इसको रिवर्स करना पड़ेगा, इक्वल टू आ गया C। अब ज़रा देखो तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या था, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस था PV की पावर x बराबर कांस्टेंट, और PV की पावर x बराबर कांस्टेंट जब होता था तब वर्क का फॉर्मूला क्या था, nR डेल्टा टी अपॉन x माइनस के 1, जो भी आपने पीछे निकाला है। ये देखिए ना, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस PV की पावर x था, उस वक्त वर्क का फॉर्मूला आपके पास था nR डेल्टा टी अपॉन x माइनस के 1। तो अब आपके पास यहाँ जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसमें अगर आप अपने x को रख करके देखेंगे, उस लिहाज से अगर आप यहाँ पर इसको कंपेयर करके देखेंगे, अगर आप पॉलीट्रॉपिक के हिसाब से कंपेयर करके देखेंगे, PV की पावर x बराबर कांस्टेंट होता है, ये लिखा हमने कांस्टेंट, ठीक है। तो आप जरा देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1। तो वर्क निकाल लीजिए, वर्क का फॉर्मूला क्या था, nR डेल्टा टी अपॉन x माइनस के 1, n की वैल्यू कितनी है 1 मोल बोल रखा है R, डेल्टा टी x की वैल्यू डाल दीजिए अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1 कर लीजिए सॉल्व, R डेल्टा टी, ये अल्फा माइनस 1 ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, अल्फा माइनस माइनस के अल्फा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। वर्क बराबर आ गया R डेल्टा टी अल्फा माइनस के 1, यानी कि इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, और इस प्रकार के आप PYQs में देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसमें कोई एक्सप्रेशन दे दिया जाता है और फिर वर्क निकालने के लिए कहा जाता है, तो आप वर्क निकाल सकते हैं। अब NCERT में आप जब थर्मोडायनेमिक्स में जाएंगे ना, तो थर्मोडायनेमिक्स में जब आप NCERT पढ़ना शुरू करेंगे तो पूरे चैप्टर को पढ़ते पढ़ते बीच में एक जगह पर ग्रीन कलर का बॉक्स बना हुआ है, ये रहा बॉक्स, पता नहीं क्या क्या लिखा है इसके अंदर, पढ़ के देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डिफाइन किया है बहुत खूबसूरत तरीके से। देखो होता क्या है कि आप आयनाइजेशन एनर्जी किसे बोलते हो, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई एनर्जी, उसे आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हो। लेकिन उसके साथ बहुत सारी टर्म्स और जोड़ते हो, एलिमेंट ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, दूसरी शर्त ये जोड़ते हो कि एलिमेंट गैस फॉर्म में होना चाहिए, तीसरी शर्त जोड़ते हो कि वो आइसोलेटेड होना चाहिए। आप याद करिए आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन, आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई एनर्जी को बोलते हैं हम लोग। आप कुछ समझ रहे हैं क्या बात को?
तो जो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इनकी जो डेफिनेशन है, इन डेफिनेशन के अंदर टेम्परेचर को 0 केल्विन फिक्स किया गया है। मतलब अगर आपको लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है तो लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी करेक्ट तभी आएगी जब आप उसे 0 केल्विन पर ऑब्जर्व करोगे। मतलब आप 0 केल्विन पर अपना लिथियम ले लीजिए, गैसेस फेज में ले लीजिए, और अब आप उसे एनर्जी देकर के उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालिए। अगर लिथियम ने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल करके लिथियम आयन बना दिया और उस लिथियम आयन का तापमान भी 0 केल्विन है, तब तो ये करेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आएगी। लेकिन जब आप एनर्जी देंगे, लिथियम ने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, साथ के साथ लिथियम आयन ने अपना टेम्परेचर 0 केल्विन से बढ़ा करके 4 केल्विन कर दिया, तो आप भी समझ रहे होंगे कि अब जो मैंने इसे हीट दी वो हीट दो जगह पर यूटिलाइज हो गई। कहां पर? एक तो इलेक्ट्रॉन निकालने पर, दूसरा टेम्परेचर बढ़ाने पर। आप मेरी बात समझे क्या? चलिए फिर से बताता हूं मैंने क्या बोला। आप किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी बोल रहे हैं। आपका एटम ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, ये सब बातें आप करते हैं। मैंने आपसे बोला कि मेरे पास लिथियम गैसीय स्टेट में था, ग्राउंड स्टेट में था, टेम्परेचर था 0 केल्विन। मैंने उसको एनर्जी दी, उसने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल करके लिथियम आयन बनाया। लिथियम एटम का टेम्परेचर भी 0 केल्विन था और लिथियम आयन का टेम्परेचर भी 0 केल्विन। मतलब जो भी हीट दी उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि मैं लिथियम एटम को एनर्जी दूं, वो 0 केल्विन पर रहे, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो लिथियम आयन बने वो 0 केल्विन की बजाय 2 केल्विन पर हो या 3 केल्विन पर हो, इसका मतलब हीट तो उसने ज़्यादा एब्जॉर्ब कर ली। उस हीट का एक पार्ट उसने इलेक्ट्रॉन निकालने में तो खर्च किया, साथ के साथ अपना टेम्परेचर भी रेज कर दिया। तो अगर उसने अपना टेम्परेचर रेज कर दिया तो फिर आपको CPm T2 - T1 तो लगाना पड़ेगा। यही बात वो यहाँ पर आपको बता रहा है। देखो, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर डिफाइंड एट एब्सोल्यूट 0। इस पर क्वेश्चन आ रखा है, PYQ ढूंढ लीजिएगा, मेडिकल का मिल जाएगा आपको, कि आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस टेम्परेचर पर डिफाइन की जाती है। तो 0 केल्विन पर डिफाइन की जाती है। और कोई टेम्परेचर लेंगे तो हीट का एक पार्ट आयन अपनी टेम्परेचराइज करने में भी यूज कर सकता है। नहीं निकाल रहा इलेक्ट्रॉन, अपनी मॉलिक्यूलर कोलिजन बढ़ाने में यूज कर सकता है। तो बोल रहा है यहां पर एब्सोल्यूट 0। एट एनी अदर टेम्परेचर हीट कैपेसिटीज फॉर द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन फॉर ये रिएक्शन आपके पास। तो वो कह रहा है वैसे तो अगर आपने 0 केल्विन पर लिया, 0 केल्विन पे लोगे तो जो भी डेल्टा आप जो भी हीट दोगे सारी की सारी हीट इलेक्ट्रॉन निकालने के काम में आएगी। लेकिन अगर रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ गया तो आपको फिर NCPm T2 - T1 जोड़ना पड़ेगा, या 0 से T केल्विन CPm डेल्टा T यहाँ पर लिखा हुआ है। CPm की वैल्यू हमेशा आप लोगों को इधर CPm की वैल्यू 5/2R रखनी पड़ेगी। CVm की वैल्यू 3/2R होती है मोनो एटॉमिक गैस के लिए, और CPm की वैल्यू 5/2R। तो ये हमेशा यहाँ पर 5/2R रखा जाएगा CPm की वैल्यू। आपके मन में आएगा सर 5/2 क्यों, पॉली एटॉमिक और कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ पर डेफिनेशन होती थी आइसोलेटेड गैसियस एटम। एटम तो सिंगल ही होता है, मॉलिक्यूल SO3 O2 इस टाइप की चीज़ें वहाँ नहीं रहेंगी। आइसोलेटेड गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, यानी कि वहाँ सिंगल एटम ही रहेगा, और सिंगल एटम रहेगा तो फिर वहाँ पर CPm की जो वैल्यू जाने वाली है वो ऑलवेज 5/2R रहेगी। तो यहाँ पर आप 5/2R रख करके ही सॉल्व करेंगे इस एक्सप्रेशन में। तो बोल रहा है आप अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी लिखते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास जो आयनाइजेशन एनर्जी 0 केल्विन पर है वो प्लस 5/2RT कर सकते हैं, सवाल को बना सकते हैं। चूंकि जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे dt को करेंगे तो T2 - T1 आ जाएगा, T2 - T1, T2 तो T है, T1 0 है, तो सॉल्व करेंगे तो ये 5/2RT ही आएगा। बहुत अच्छा सवाल बना सकते हैं। यहाँ पर एक आपको बता सकते हैं कि भाई एक एटम है लिथियम एटम या क्लोरीन एटम, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी 0 केल्विन पर इतनी है, तो उसकी एक्चुअल आयनाइजेशन एनर्जी बताओ रूम टेम्परेचर पे। समझ रहे हैं आप सवाल को? लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी 0 केल्विन पर इतनी है, रूम टेम्परेचर पर आयनाइजेशन एनर्जी बताओ। तो 0 केल्विन पर जो आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी होगी उसको बाहर डाल देंगे, प्लस 5/2R और रूम टेम्परेचर यानी कि 25, 298 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
आंसर आ जाएगा। इन द सेम मैनर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ आप यहाँ पर माइनस के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रखोगे और यहाँ पर माइनस के 5/2 RT रखोगे। माइनस क्यों लगाया गया? चूंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में हमको मालूम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा रिलीज होती है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करता है और उसी खुशी में, उसी प्रसन्नता में, उसी आकर्षण की वजह से वो अपने आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जब एक इलेक्ट्रॉन को अपने आउटर मोस्ट शेल में लेता है तो एनर्जी रिलीज करता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस में दी जाती है। ये इतनी बेहतरीन जगह है कि यहाँ से जब सवाल बनेगा ना तो बहुत गलती होने के चांसेस रहेंगे। और मज़ेदार बात यह है कि ये चीज़ NCERT में लिखी है। कैसा रहा ये सेशन, कितना उपयोगी रहा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।